हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया हो गए। मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पढ़ाई वाले सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारे जो टॉपिक है वो है इंटर का। ठीक है, क्लास 12th का टॉपिक है, जिसमें एक सब्जेक्ट हमने लिया केमिस्ट्री। ठीक है, आपको केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन कुछ बताए जा रहे हैं इस वीडियो में जो कि आप लोग को बहुत ही अच्छे नंबर पेपर में दिला सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे सरल टॉपिक भी हैं पूरी बुक के, और बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपको ऐसे एक बार पढ़ लोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब मोलरता को परिभाषित करना है हमको। तो मोलरता को परिभाषित करना है, मतलब मोलरता का यहाँ पर आप लोग को डिफिनेशन लिखनी है। तो मोलरता की डिफिनेशन यहाँ पर क्या हो रहेगी, देखिए किसी विलयन के 1 लीटर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी विलयन के 1 लीटर मतलब 1000 ml में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि किसी विलयन के 1 लीटर में जितने अणु घुले होंगे उनको हम लोग बोलेंगे मोलरता। तो इसका यहाँ पर जल्दी से हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मोलरता इक्वल टू W/M/V। जो ये V है ये हमारा ml में लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 लीटर हुआ तो 1000 ml, 2 हुआ तो 2000 ml। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये भी दिखा देना है कि W को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और W को हम लोग यहाँ पर यहाँ जो V है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो V जो हमारा है वो है विलयन का आयतन, और M है विलय का अणु भार, और W है विलय का भार। इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो यहाँ दिख रहा होगा इसको बोलते हैं हम लोग मात्रक। मतलब मात्रक इसका क्या होता है, मोल या फिर मोल प्रति लीटर। इतना ही आप लोग को मोलरता अगर पूछा रहता है तो करके आना है। इतने में ही आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद बच्चों आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोललता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी इंग्लिश में बोलते हैं उसको हम लोग। तो इसकी डिफिनेशन क्या कह रहा है कि देखिए 1 किलोग्राम। ठीक, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा मोलरता वाले में कि एक आयतन। ठीक है, या फिर 1 लीटर हमने पढ़ा। ठीक, 1 लीटर में कितने ml हो रहे थे मेरे, 1000 ml। ठीक इसी तरह से यहाँ 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो रहे हैं। ठीक है, विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या है। तो याद करने का सबसे शॉर्टकट मेथड ये है कि वहाँ पर 1 लीटर होगा और यहाँ पर किलोग्राम होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला सिंपल सा यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे, और जो जो यहाँ पर पूछा गया उसका हम लोग सिंबल लिख देंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि ये डब्लू क्या है, तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दिया है हमने उसको। उसके बाद ये एम क्या है मेरा, उस एम को भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, और डब्लू यहाँ पर ग्राम में है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख दिया है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दी है हमने 1000 से। ठीक है, ये और इसके बाद इतना करने के बाद हमने यहाँ पर नीचे लिख दिया है मात्रक। मात्रक उसका भी था और इसका भी मोल या फिर मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इतना ही करना है, इसके अलावा आप कुछ मत करिएगा, वरना अगर अपना एक्स्ट्रा कुछ करते हैं तो नंबर आपके कट सकते हैं। बढ़ते हैं अपने जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी मेरे सामने आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये उन्नयन और एक होगा अवनमन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। यहाँ पर हम छोटा सा गोला कर दे रहे हैं, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं इसको क्या कह रहा है। आंसर इसका क्या है कि किसी विलायक में कोई आवासशील विद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है हम लोग उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अच्छा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा टी बी से, और इसका फॉर्मूला जो है उसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। आप लोग ये फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर जो जो यहाँ पर पूछा गया उसको आप दर्शा दीजिए कि यहाँ पर हम लोग डब्लू को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दिखा दीजिए, एम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्लू या बड़े डब्लू को। अच्छा, 2 डब्लू हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप। जो ये वाला डब्लू है मेरा, ये मेरा छोटा डब्लू है, और ये मेरा बड़ा डब्लू है। दोनों का ही अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। बड़ा डब्लू मतलब विलय का अणु भार, और छोटा डब्लू मतलब विलय का भार। विलय क्या होता है, ये विलय क्या होता है, जैसे कि 1 गिलास आपने पानी लिया उसमें आप नमक डाल रहे हो। ठीक है, तो वो नमक मेरा क्या हो जाएगा, विलय। और विलायक क्या होता है, जैसे पानी है। ठीक है, पानी में डाल रहे हैं तो जिसमें डाल रहे हैं वो विलायक, और जो चीज़ डाल रहे हैं वो विलेय। फॉर एग्जांपल जैसे गिलास है, आपने पानी भरा हुआ है, तो जो पानी भरा हुआ है वो क्या है आपका, वो है विलायक। और आप उसमें बालू डाल दो तो वो हो जाएगी मेरी विलेय। ठीक है, और के बी और डेल्टा टी बी आपको सामने लिखा हुआ दिख रहा है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। इतना ही आप लोग करिए, हम लोग तब तक बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ठीक है, तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ भी हम आ चुके हैं। क्या कह रहा है हमसे कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, देखिए किसी विलायक में कोई आवासशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हम लोग हिमांक में अवनमन कहते हैं। केवल इतनी डिफिनेशन आपको यहाँ तक लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक डिफिनेशन आपको लिखनी है केवल। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे उसको वहाँ डेल्टा टी बी से कर रहा था, तो ऐसे यहाँ इसको डेल्टा टी एफ से करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है उस पर हम यहाँ पे ब्रैकेट कर दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा। और जैसे पिछले कई क्वेश्चनों में हम लोग करते हैं, रिप्रेजेंट कर दीजिए कि देखिए के एफ क्या है मेरा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, एम क्या है, एम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, छोटा डब्लू और ये बड़ा डब्लू और ये टी एफ सब हमने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। ये देखिए सब लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी आप लोग को इधर उधर जाना नहीं है। सारे नोट्स आपको इसीलिए इसी चैनल पर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग फिजिक्स में आपको पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो में चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। आपको कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके पेपर में 5 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 से 6 नंबर के आपको हर हाल में मिलेंगे। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल से आज ही जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सारी मतलब 12th में जितनी प्रिपरेशन है आप लोग को इसी चैनल पर कराई जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करने से पहले ही आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने यहाँ पर सर्किल कर दिया है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन आप लोग को हर हाल में देखने को मिलेगा, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप करके आगे मत बढ़ जाना, वरना आप लोग थोड़ा मिस कर दोगे यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम समझ लेते हैं क्या है। 2 से 3 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे आपको क्वेश्चन क्या है ये, कि देखिए मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। इसको कई तरह से पूछा जा सकता है, कई बार पूछता है कि मोलर प्रभाज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में तो किसी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को विलयन का मोल अंश कहते हैं। तो इतना आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, सवाल इसके नहीं करना है, लेकिन डिफिनेशन अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन ही मैक्सिमम पूछी जाती है। क्यों, उसके बाद इसका जो नीचे फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसको हम लोग ब्रैकेट में अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हम लोग को स्पष्ट हो जाए। ये फॉर्मूला ब्रैकेट कर दिया है, कुछ ना है, केवल डिफिनेशन आप लोग लिख के यहाँ से यहाँ तक डिफिनेशन लिख के आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर ये जो 2 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। इतना याद करते ही आपके 4 से 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। और जो दिया हुआ है उसको भी हम लोग लिख लीजिए कि एक्स ए को क्या कहते हैं, एन ए को क्या कहते हैं। ठीक है, जो एक्स बी और एन बी को क्या कहते हैं। एक्स ए एक्स बी याद कर लेंगे तो एक्स बी और एन बी अपने आप याद हो जाएगा कि एक्स को क्या कहते हैं, ए का मोलर प्रभाज, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, बी का मोलर प्रभाज। ऐसे एन ए क्या है, ए के मोलों की संख्या, और एन ए की जगह यहाँ पर बी लग गया तो बी के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, देखिए क्या है कि परासरण दाब को हम लोग परिभाषित करना है। ठीक है, तो परासरण दाब क्या होता है कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होता है तो उससे हम लोग परासरण कहते हैं। ठीक है, इस परासरण को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं। अच्छा, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, जैसे विलायक कम सांद्रता की से अधिक सांद्रता की ओर गति करता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि जब विलायक कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा प्रवाहित होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग परासरण दाब का कि क्या होता है परासरण दाब। तो आप लोग कमरे में जैसे धूप बत्ती आप जलाते होगे, पूजा करते होगे। ठीक है, आप धूप बत्ती जलाते होगे, छोटी सी धूप बत्ती लगाने से हमारा पूरा कमरा महक जाता है। ठीक, तो चीज़ क्या थी मेरी, कम थी, और महक गया पूरा कमरा अधिक, तो कम से अधिक की ओर जा रहे हैं, तो ये हो गया मेरा परासरण। और विसरण होता है, तो विसरण का एग्जांपल ये हो रहा है कि आपको अंगूर से एक किशमिश बनानी है छोटी सी, तो अंगूर देखिए बड़ा होता है, खूब बड़ा होता है। ठीक है, उसी से छोटी जो है सिकुड़ के किशमिश बन जाती है। ठीक है, तो ये विसरण का एग्जाम्पल था, बड़े से छोटा, और छोटे से बड़ा था मेरा परासरण का एग्जाम्पल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राउल्ट के वाष्प दाब अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। राउल्ट का नियम की सीमाएं बतानी है और इसके वाष्प दाब अवनमन को हमें परिभाषित करना है। तो सिंपल से इसकी डिफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं क्या है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब को अपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के मूल प्रभाज के बराबर होता है।
ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि किसी विलायक में आवासफुसील विलय मिलाने पर, मतलब कोई विलायक हो उसमें कोई हम आवासफुसील विलयन मिला दें, ठीक है, कोई ऐसा विलयन जो मतलब उसमें घुले ना, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षित अपनमन के उसमें उपस्थित विलय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर होता है। जब आप किसी विलयन में कोई ऐसी चीज़ डाल दोगे जो घुलेगी नहीं, तो सीधी बात है वो अलग अलग रहेगी और क्या रहेगी, विलय पदार्थ के मोल प्रभाव के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, इसको आप लोग को अच्छे से नोट कर लेना है। इतना छोटा सा सूत्र होता है, ये आप लिखो चाहे फिर ये लिखो, दोनों ही सूत्र मतलब एक हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक सूत्र आप लोग लिख सकते हो, या फिर इन दोनों को मिलाने से कौन सा सूत्र बना है मेरा, ये वाला। आप दोनों ना लिखो, केवल ये वाला लिख देना, ठीक। लास्ट में दो लिखने से अच्छा है कि आप जो है क्या करो, कोई एक लिख लो, तो इसलिए ये वाला लिख लीजिएगा आप लोग, ये दोनों ना, ये ऊपर वाले ना लिखिएगा, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बस अब जो जो दिया हुआ है उसके बारे में आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए कि पी नॉट क्या होता है, पी एस क्या होता है, ठीक है, ये देखिए डब्लू क्या होता है, एम, ये डब्लू और ये स्मॉल एम। जैसे उसमें 2 डब्लू थे ऐसे इसमें 2 एम भी हैं, ध्यान दीजिए अगर आप लोग कि एक छोटा डब्लू, ठीक, एक बड़ा डब्लू, एक छोटा एम और एक बड़ा एम, तो सबके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देख लेते हैं इसकी सीमाएं क्या हैं, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो इसकी सीमाएं देख लीजिए बच्चों, इसकी सीमाएं क्या कह रहा है कि पहला क्या है मेरा कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, मतलब यह ऐसे विलयन, तनु विलयन, अच्छा 2 शब्द आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुने होंगे कि एक होता है मेरा तनु, एक होता है सांद्र। तो सांद्र जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा होता है जैसे तेल, ठीक, और तनु जो होता है वो होता है बिल्कुल पानी मिला हुआ, ठीक है, बिल्कुल पनिया, ठीक है। तो ये होगा तनु और सांद्र विलयन। दूसरा क्या है कि यह नियम आवासफुसील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। तीसरी नियम क्या कह रहा है कि यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो ये नॉर्मली से केवल 3 सीमाएं दी हुई हैं, ठीक है, यही 3 सीमाएं आप लोग को लिख देनी है और आपको ये नियम पूरा अच्छे से हो जाएगा। राउल्ट का नियम पूरा यहीं पर ख़त्म हुआ। इतना करते ही आप लोग को 3 से 4 नंबर, आप लोग को 4 नंबर कन्फर्म होने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।